What's up all my VCN? So once again guys, welcome to रफ्तार, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही लेंदी चैप्टर है, मगर अगर आप जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस साल के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि देयर आर अ फ्यू टॉपिक्स जिनसे रिपीट बेसिस पे वो सवाल पूछे जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं एक शॉर्ट तरीके से इसका पूरा का पूरा जो सार है, इसका पूरा का पूरा जो क्रक्स है, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इन अ रफ्तार फैशन। और इस रफ्तार फैशन में हम लोग इस पूरे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगले 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? सुपर एक्साइटेड? सो देर किस बात की, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आवर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे सबसे पहला जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो ये कि हम किसी भी पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे। किसी भी सेल के ईएमएफ को निकालने के लिए आप जानते हैं कि बच्चे जब भी आपको किसी सेल का ईएमएफ निकालना है तो आपको लेना पड़ता है रिडक्शन पोटेंशियल। हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही बात करेंगे। सो हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल वेयर रिडक्शन अकर्स। उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं जहां पर रिडक्शन होता है, वेयर रिडक्शन अकर्स, और उसमें से हम माइनस करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को हम माइनस करते हैं वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। अब इतनी बड़ी सी चीज बारी बारी लिखने की बजाय मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। आप सिंपल ये याद रखें कि जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ निकालना है तो मुझे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है किसका? कैथोड का, क्योंकि कैथोड पे होती है रिडक्शन। माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका? एनोड का। याद रखिएगा दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल आपको लेना है। अगर मैं आपसे पूछती हूं कि नहीं बच्चे मुझे तो किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई शुड बेटर से, अगर मुझे किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, निकालना है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो हम लगा देते हैं ई नॉट ऑफ द सेल। तो नॉट लगाने का मतलब मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रही हूं। तो ई नॉट सेल का क्या फॉर्मूला होता है? ई नॉट, वंस अगेन मुझे हमेशा क्या कंसीडर करना है? रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड का, माइनस ई नॉट, वंस अगेन मुझे क्या कंसीडर करना है? रिडक्शन पोटेंशियल। और अब मुझे रिडक्शन पोटेंशियल किसका कंसीडर करना है? एनोड का। बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं, मगर किसी भी एक तरीके को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। मुझे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करनी है, किसकी? कैथोड माइनस एनोड। क्या ये बात सब बच्चे अच्छे से जानते हैं? अब ध्यान से सुनिए बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे जेई और नीट का डायरेक्ट सवाल बनता है, अगर मैं ई नॉट एच प्लस से हाइड्रोजन, मतलब अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन की बात करूं, है ना, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। और इसके बाद एक और छोटी सी चीज बता देती हूं, अगर मुझे किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, जैसे X से X पॉजिटिव, इसको बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मैंने इसी का रिडक्शन लिखा, यानी कि अगर मैं चाहती हूं X पॉजिटिव से X, तो इसको मैं बोलूंगी रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, इट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ साइन। सो इसको ई नॉट एक्स से एक्स पॉजिटिव विल बी इक्वल टू माइनस ई नॉट एक्स पॉजिटिव से एक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात भी आप जानते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सपोज करिए मैंने अपने सारे के सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जो बीच वाली लाइन है, मैंने कहा यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बच्चे? 0। यानी कि मैंने कह दिया ई नॉट एच पॉजिटिव से हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी? 0। मैंने सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैं बोल सकती हूं कि यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन 0 है। नीचे वाले सेक्शन में मैं बोल सकती हूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्या ये बात भी सबको अच्छे से समझ आ गई? अगर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो समझो बच्चे वो रिड्यूस होना चाहेंगे। ये क्या होना चाहेंगे? रिड्यूस। और अगर कोई चीज रिड्यूस होना चाहती है, यानी कि ये किसकी तरह एक्ट करेगी? दे विल एक्ट एज कैथोड। अगर मैं हाइड्रोजन H+ से H2 को बेस मान के चलती हूं,
अगर किसी चीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन 0 है, मतलब वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, ये क्या होना चाहता है, ये नीचे वालों के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। और अगर ये नीचे वालों के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो आपके दिमाग में ये चीज चमकनी चाहिए कि ये किसकी तरह बिहेव करने चाहिए, एनोड। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो अगर यहां तक की सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई है तो मैं बढ़ती हूं आगे। एक अगला सवाल आपसे जो जेई के पेपर में पूछा जाता है बच्चे, वो पूछा जाता है कि आपको 3-4 स्पीशीज दे रखी होंगी, एक एक्स पॉजिटिव से एक्स, एक वाई पॉजिटिव से वाई, एक जेड पॉजिटिव से जेड। आपको 3-4 स्पीशीज दे रखी होती है, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाता है। ठीक है, मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.0 है, इसका 0.5 है, इसका 0.3 है। और अगर मैं आपसे पूछती हूं कि इन सब में से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं, तो आप कैसे सोचेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। सही बात है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। जब कोई दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा यानी कि उसको खुद की क्या करनी पड़ेगी बच्चे, रिडक्शन। तो अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि X पॉजिटिव से X, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, देयरफॉर X पॉजिटिव इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सो इस तरीके के सवाल आपसे जेईई मेन में, नीट में रिपीट बेसिस पे पूछे जाते हैं। आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखी होती है, पूछा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल बताओ किसका ज्यादा, या पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा। तो इस तरीके से आपको उन क्वेश्चन को करना है। वापस समझा देती हूँ, ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको गिवन है। आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, यानी कि जो खुद की रिडक्शन करे। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो खुद की उतनी अच्छी रिडक्शन करेगा, यानी कि वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपको सिखाए। आज की क्लास का 7th इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे, ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिक्स करेंगे। आपको थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम में सिखाया गया था कि डेल्टा जी जो होता है, इसको मैं अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मिक्स करती हूँ दैट इज इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई सेल। और अगर मुझे नॉट लेना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो आप ये जानते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। आपको किसी भी सेल का ई नॉट निकालना है, उस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हेरा फेरा हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड से जाके कैथोड पे आ रहे हैं, वो n लेना है। एफ इज फैराडेस, है ना, वो फैराडेस कांस्टेंट जो आपको पता है। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाती है -n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है? अब इसके साथ साथ आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम नर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? कहती है कि अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ निकालना है और उस सेल में आपने जो भी कंपोनेंट्स लिए हैं, अगर आपने उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी है, यानी कि आप स्टैंडर्ड स्टेट में बात नहीं कर रहे हैं, तो उस स्टेट में किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं बच्चे? उस सेल का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। किसी भी सेल का अगर ईएमएफ निकालना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है। उसके बाद आप करेंगे -2.303 RT/NF log ऑफ Q। Q क्या होता है हमारा? Q इज द रिएक्शन क्वेश्चन जो आपने इक्विलिब्रियम में लिखना सीखा था। Q निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं सारे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -2.303 RT/NF log ऑफ Q। क्या ये बात आपको सबको अच्छे समझ आ गई? N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ओवरऑल सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको N कहते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन का सवाल पूछा जाता है, एंड इससे भी अच्छा सवाल मैं अब आपको बताती हूं। मान लो बच्चे कभी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। जब आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे किसी भी सेल में, सपोज करो इक्विलिब्रियम आ गया, तो जब सेल में इक्विलिब्रियम आ गया उस सेल का ई सेल 0 हो जाएगा, और ये जो Q था रिएक्शन क्वेश्चन, ये K इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मेरी इक्वेशन क्या बन गई?
0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 RT बाय NF। पहले आपने log ऑफ Q लिखा था, अब आप लिखेंगे log ऑफ K इक्विलिब्रियम। जेई का इतना फेवरेट सवाल है, वो आपसे K इक्विलिब्रियम की वैल्यू देता है, ई नॉट सेल पूछता है, वो ई नॉट सेल देगा, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछेगा, या फिर वो इक्विलिब्रियम का सवाल देगा जहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी होंगी T इज इक्वल टू 0 पे, फिर इक्विलिब्रियम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी होंगी। पहले आपको इक्विलिब्रियम यूज करके K इक्विलिब्रियम निकालना है, ये आप खुद से करेंगे, और वो आपसे पूछेगा ई नॉट ऑफ द सेल निकालो। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, E naught of the cell is equal to 2.303 RT divided by NF log of K equilibrium। बच्चे आप मेरी बात याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जेई मेन में, नीट में रिपीट बेसिस पे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको ये 9 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, अब मैं आज के 10वें कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ती हूं। बच्चे इस 10वें कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं समथिंग रिलेटेड टू फैराडेज, FARADAY, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी को देकर एक पर्टिकुलर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट कराना है, तो वहां पर उस इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करने के लिए हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। बच्चे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आपने उस प्रोसेस के दौरान कितना चार्ज पास किया है। यानी कि W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना करंट पास किया मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए करंट पास किया। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? इसी Z को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ये पता होना चाहिए क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में इसी तरीके का लॉ जो है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा Z क्या है, तो Z को कैसे लिखते हैं, W डिवाइडेड बाय I इंटू T। क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैंने 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड के लिए पास किया तो कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा, इसी को ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि Z के नाम से जानते हैं। सो आप लोग तैयार रहिए, असर्शन रीजन के क्वेश्चन में Z से रिलेटेड सवाल डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बच्चे फैराडे का सेकंड लॉ अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज मोर और लेस सेम एज द रिडॉक्स रिएक्शन। आपको याद है रिडॉक्स रिएक्शन में हमने आपको पढ़ाया था जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। वो ये कहता है बच्चे कि अगर कोई भी एक रिएक्शन हो रही है A प्लस बी टू फॉर्म C प्लस डी ब्ला ब्ला ब्ला, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान जितने भी A के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होते हैं जो यूज हो रहे हैं, that will be the same as number of equivalents of B जो यूज हो रहे हैं, that will be same as number of equivalent of C जो बन रहे हैं, that will be same as number of equivalents of D जो बन रहे हैं। यानी कि जो फैराडे का सेकंड लॉ है, it is nothing else but the law of equivalence जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था। क्या ये बात आपको अच्छे समझ आ गई? तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जब हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराएंगे तो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं या जो यूज होंगे, दे विल बेसिकली बी गिवन एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, अगर फैराडे सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये सोचना है कि मैम रिडॉक्स में जो आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था वही करना है। तो कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंस के डिपॉजिट होंगे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में यूज हुए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब मैम कभी भी हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो नहीं दे रखा होगा, तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली देख लो। भैया आज की क्लास से जेईई मेन के डायरेक्ट सवाल बनते हैं, आज की क्लास से नीट के डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट्स सिखा रही हूं ना, अगर इन कॉन्सेप्ट्स में भी आपने एक बार इनको मुट्ठी में कर लिया, आपके जेईई मेन के 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। देखो बच्चे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, जितना भी चार्ज दे रखा है उसको 96500 से डिवाइड कर दें।
कई बार आपको चार्ज नहीं दिया होगा, करंट और टाइम दिया होगा, कोई बात नहीं, करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं? शॉर्टकट यूज करिए, #SV शॉर्टकट मैं लिख कर दे सकती हूँ पेपर में, बहुत बहुत टाइम सेव होता है। अब अगर कोई बोले कि मैम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालने हैं, सामने देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को निकालने के लिए, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस, आपको क्या करना है, गिवन मास, जो भी गिवन मास है उसको इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस से डिवाइड कर दे। यू सिंपली हैव टू कैलकुलेट द गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और अगर इतना भी याद नहीं रहता तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस के लिए आप याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर लिख सकते हैं, और मोलैरिटी इंटू n फैक्टर को नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला यहां से सीख लो, ये 2 फॉर्मूला यहां से सीख लो, इन दोनों को इक्वेट कर देना, आपका फैराडे सेकंड लॉ रेडी है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? जिनको ये नहीं समझ आ रहा n फैक्टर क्या है, वो मेरा रिडॉक्स का रफ्तार वाला सेशन जरूर देखकर जाना, सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आगे Q डिवाइडेड बाय 96500, I इंटू T बाय 96500। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस निकालने आगे नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर, या फिर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। क्या ये बात सबको अच्छे से पता चल गई? अब हम 2-3 और छोटे छोटे सवाल हैं वो भी करा देती हूँ आपको। जब हम कंडक्टेंस से रिलेटेड सवाल कराते हैं तो वहां पर एक टर्म आती है जिसको हम सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, है ना। किसी भी सेल का जो लेंथ होता है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। G स्टार का फॉर्मूला होता है L डिवाइडेड बाय A। G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L डिवाइडेड बाय A। अब अगर मैं आपको कंडक्टिविटी, सपोज करो इफ आई वांट टू टॉक अबाउट, कई बार ऐसा सवाल आता है कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में थोड़ी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन आपको मैं शॉर्ट में सिखाऊं। देखो वो एक गाना था ना, AGG, उसी गाने को याद करो, KGG। सो ये जो कंडक्टिविटी होती है इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट, KGG #SV शॉर्टकट। बस ये शॉर्टकट याद रख लेना बच्चे, पेपर में डायरेक्ट सवाल आएंगे। कौन सा गाना? AGG। हमने गाने को क्या चेंज कर दिया? KGG। K क्या है? K है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। G क्या है? कंडक्टेंस। और G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? अब इसके बाद हमारे 2 और फॉर्मूला बचते हैं। एक होता है मोलर कंडक्टेंस, λm। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, λm इज इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन मोलैरिटी। λm इज इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट्स आपको हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल पर लीटर लेनी है। λm इज इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन मोलैरिटी। अगर K ऊपर आएगा तो याद रखना इसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर K ऊपर आएगा तो यूनिट होंगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक और फॉर्मूला जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, λm इज इक्वल टू K डिवाइडेड, है ना, λm इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलैरिटी। ध्यान से सुनना, 1000 इंटू मोलैरिटी। यहां पर भी मोलैरिटी मोल पर लीटर यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होगी। अच्छा, मैं थोड़े से अपने वर्ड्स को चेंज कर देती हूँ। 1000 ऊपर तब लिखना है जब K की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो। 1000 नीचे तब लिखना है जब K की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स हो। याद रखना, पेपर में डायरेक्टली सवाल आएगा। अगर पेपर में सवाल आया मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना कि हाँ ये सवाल आया था। वापिस से शॉर्टकट बताती हूँ, λm इज 1000 इंटू K अपॉन मोलैरिटी। 1000 ऊपर कब आएगा? जब K की यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। λm इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलैरिटी, है ना। 1000 नीचे कब आएगा? जब K की यूनिट होगी साइमन मीटर इनवर्स। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? यहां से ही कोरिलेशन में एक अगला फॉर्मूला 19वां, सब कुछ सेम, λEq इज इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन नॉर्मेलिटी, K साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए। 20वां फॉर्मूला, λEq इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। यहां पर K जो है वो साइमन मीटर इनवर्स में होना चाहिए। क्या ये बात भी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? आई होप यहां तक की अगर सारी कहानी हो गई तो बढ़िया। इसके बाद बच्चे हम 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको पता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम निकालते हैं, है ना। वी सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
तो अगर आपको कभी सवाल आता है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपके पास सवाल आता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा, तो जो भी उसका मोलर कंडक्टेंस दे रखा है उसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इंफिनिटी। क्या ये बात सही है? आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट जिसको हम कोहलाश KOHLARAUSCH कोहलाश लॉ के नाम से जानते हैं, वो ये कहता है कि अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो या वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, एग्जांपल ले लेती हूँ Al2SO4 थ्राइस, तो आपको जब भी किसी पर्टिकुलर स्पीशीज की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये सारे स्पीशीज ऐसे मूव करेंगे एज इफ दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो कितने एल्यूमिनियम है? 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर SO4 2-। यस, सो फाइनली हमारा टाइमर भी बच चुका है ना, हमारा टाइमर भी बच चुका है और मैंने आपके साथ कंप्लीट करा दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 कॉन्सेप्ट्स। अगर जेईई मेन या नीट में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल आता है, बिलीव मी, माइंड माय वर्ड्स, वो कहीं ना कहीं इन्हीं पर्टिकुलर फॉर्मूला से कोरिलेटेड होगा। मुझे ये नहीं पता जेईई मेन में क्या सवाल आएगा, मगर हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप ये 20-22 टॉपिक जो मैंने आज आपको डिस्कस कराए हैं, अगर आपको इनमें कॉन्फिडेंस है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी सवाल आएगा यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर सवाल ऑल्सो। सो मेक श्योर अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा, सो डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट सब बच्चों का यहाँ पर फायदा हो सके, ठीक है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मोर ऑफ आर रफ्तार मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की सीरीज, सो यू शुड बी अ सब्सक्राइबर टू द चैनल। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।